हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो देखने में। आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं प्राथमिक अवस्था के कॉलेज के लिए इंट्रोडक्शन या फिर बॉन्ड के टॉपिक पर लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो बनी रहिए आज के इस सेशन में। लेट्स स्टार्ट नाउ। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि भारतीय वित्तीय बाजार से रिलेटेड एमसीक्यूज कराने वाले हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। ऐसी संस्थागत व्यवस्था जिसमें क्रेता एवं विक्रेता नियमित रूप से वित्त का विनिमय यानी कि एक्सचेंज ऑफ फाइनेंस करते हैं, वित्तीय बाजार यानी कि फाइनेंशियल मार्केट कहलाती है। इसके अंतर्गत मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, वायदा बाजार, विदेशी विनिमय बाजार इत्यादि आते हैं। अब देखिए कि हमारा टॉपिक था भारतीय वित्तीय बाजार यानी कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि जो भारतीय वित्तीय बाजार या फिर वित्तीय बाजार किसे कहा जाता है। तो वित्तीय बाजार ऐसी संस्थागत व्यवस्था है जिसमें क्रेता एवं विक्रेता नियमित रूप से वित्त का विनिमय यानी कि जो फाइनेंस होता है उसको एक्सचेंज करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट यानी कि वित्तीय बाजार कहा जाता है। इसके अंतर्गत जैसे मुद्रा बाजार आएगा, पूंजी बाजार आएगा, वायदा बाजार एंड विदेशी विनिमय बाजार इत्यादि मार्केट इसके अंतर्गत आएंगे। नाउ नेक्स्ट देखेंगे कि मुद्रा बाजार के लिए जाने वाले ऋणों की परिपक्वता अवधि कितनी होती है। जो मुद्रा बाजार से लिए जाने वाले कर होते हैं उनकी जो परिपक्वता अवधि होती है वो अल्पकालिक यानी कि 1 वर्ष से कम होती है। ठीक, तो अल्पकालिक वो स्थिति होती है जिसमें समय क्या होता है, बहुत कम मिलता है, यानी कि 1 वर्ष से कम की अवधि होती है, उसे अल्पकाल कहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग एक दीर्घकाल होता है, दीर्घकाल में जिसमें समय पूर्ण रूप से हमें समय की प्राप्ति होती है, यानी कि 1 वर्ष से अधिक का समय जितना मिलता है उसे हम दीर्घकाल कहते हैं। नाउ नेक्स्ट देखेंगे कि विश्व में कॉल मनी मार्केट का सबसे बड़ा केंद्र किस बाजार को माना जाता है। तो विश्व में कॉल मनी मार्केट का सबसे बड़ा बाजार लंदन मनी मार्केट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि औद्योगिक प्रतिभूतियां के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। तो जो औद्योगिक प्रतिभूतियां होती हैं इसके अंतर्गत शेयर एंड डिवेंचर को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सर्वप्रथम किस एक्सचेंज ने विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार शुरू किया था। तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज वर्ष 2008 में सर्वप्रथम एक्सचेंज ने विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार शुरू किया था। नेक्स्ट देखेंगे कि पूंजी बाजार से प्राप्त ऋण कितनी अवधि के होते हैं। तो जो पूंजी बाजार से ऋण प्राप्त होता है वह दीर्घकालिक होता है, यानी कि इसमें 1 वर्ष से अधिक का टाइमिंग पीरियड होता है। जो मुद्रा बाजार का ऋण होता है वो अल्पकालिक होता है और पूंजी बाजार का ऋण क्या होता है, दीर्घकालिक होता है। वे प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता 365 दिन यानी कि 1 वर्ष से अधिक होती है तो क्या कहलाती है, तो बॉन्ड कहलाती है। बॉन्ड वही प्रतिभूतियां होती हैं जिनकी परिपक्वता अवधि 365 दिन से अधिक हो, वह क्या कहलाता है, बॉन्ड कहलाता है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे कि बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि मार्केट इकोनॉमी का प्रबल समर्थन किसने किया था। तो जो मार्केट इकोनॉमी है इसका समर्थन एडम स्मिथ, रिकार्डो, जोसेफ गलब्रेथ ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बाजार एक आर्थिक प्रकृति है, यह किस ओर रुझान उत्पन्न करती है। तो ये उपभोक्तावाद यानी कि कंज्यूमरिज्म की ओर रुझान उत्पन्न करती है। नेक्स्ट देखेंगे कोई बाजार क्रेता बाजार यानी कि बायर मार्केट कब कहलाता है। तो जब मांग से पूर्ति अधिक होती है तो वह बाजार क्रेता बाजार कहलाता है। मीन्स की जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पर
हम किसी चीज़ का चिप्स का यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, या फिर चिप्स का यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो चिप्स के यहाँ पे खरीदने वाले ज़्यादा हो जाते हैं जब मांग से पूर्ति अधिक होती है। ठीक, इनकी मांग तो कम है बट इनकी जो पूर्ति है वो अधिक मात्रा में हो रही है, तो वह स्थिति क्या कहलाएगी? बाजार, क्रेता बाजार कहलाएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट देखेंगे कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि बाजार की दर को घटाया जाता है तो इसका प्रभाव क्या होगा? किसी अर्थव्यवस्था में अगर बाजार की दर को घटाया जाता है तो अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। ठीक है, तो बाजार दर को घटाने से क्या हो रहा है? अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाना। नेक्स्ट देखेंगे, कंपनी के डिवेंचर धारक किसे कहा जाता है? तो लेनदारों को कंपनी के डिवेंचर धारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के विनिवेश आयोग यानी कि जो विनिवेश आयोग है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे वी रामकृष्णन। ठीक, अब यहाँ पे स्टैग किसे कहते हैं? तो ऐसे लोग जो द्वितीयक बाजार की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करना पसंद करते हैं वे स्टैग कहलाते हैं। यानी कि जो द्वितीयक बाजार होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर प्राथमिक बाजार में अपना निवेश करना पसंद करते हैं तो वह स्टैग कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव जिसे शॉर्ट में आईपीओ बोला जाता है कि माध्यम से विश्व में सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी कौन सी है? तो प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ के अकॉर्डिंग विश्व में सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी है सऊदी अरामको। ठीक, सऊदी अरामको। नेक्स्ट देखेंगे बुलिश और बियरिश अवधारणा किससे संबंधित है? बुलिश और बियरिश अवधारणा शेयर बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज विश्व का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज था जिसकी स्थापना वर्ष 1916 में हॉलैंड जिसे वर्तमान में नीदरलैंड कहा जाता है में की गई थी। ठीक है, तो जो प्रथम क्या था स्टॉक एक्सचेंज का नाम था एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, और इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हॉलैंड नीदरलैंड में हुई थी। ठीक, नाउ नेक्स्ट देखेंगे कि सुपरमार्केट से क्या तात्पर्य है? सुपरमार्केट से तात्पर्य होता है खुदरा विक्रय संगठन। नेक्स्ट देखेंगे मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन कैपिटल में बढ़ता हुआ विनियोग क्या अग्रसरित करता है? तो मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग कुशलता में विकास को अग्रसरित करता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे कि गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो गिल्ट एज्ड बाजार सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है। ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। नाउ नेक्स्ट देखेंगे कि भारत का औद्योगिक वित्त नियम यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन किस रूप में कार्य करता है? तो भारत का औद्योगिक वित्त निगम विकास बैंक यानी कि डेवलपमेंट बैंक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन से क्या आशय है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन से तात्पर्य आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय से है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे कि मुद्रा बाजार का नियमन यानी कि रेगुलेशन व नियंत्रण कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? तो मुद्रा बाजार का नियमन व नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आरबीआई बोला जाता है उसी के द्वारा किया जाता है। ठीक, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में रंगराजन की समिति की नियुक्ति किसलिए की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा 1933 में रंगराजन समिति की नियुक्ति पूंजी विनिवेश के लिए किया गया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे S&P 500 किससे संबंधित है? तो S&P 500 बड़ी कंपनी के स्टॉक सूचक से है।
नेक्स्ट देखेंगे कि भारत की राष्ट्रीय शेयर बाजार यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड जिसे सेबी बोला जाता है भारत का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सेबी का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। ठीक, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देख लेते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जीआईसी तथा आईडीबीआई है। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के जो प्रवर्तक है वो है एसबीआई, एलआईसी, जीआईसी एंड आईडीबीआई। ओके, नाउ नेक्स्ट देखेंगे कि बीएसई ग्रीनएक्स में कितनी संपत्तियां सम्मिलित हैं। तो बीएसई ग्रीनएक्स में 25 कंपनियां सम्मिलित हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देख लेते हैं कि के आर वेणुगोपाल समिति का गठन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय निगम मूल्य निर्धारण हेतु किया गया था। पूछेंगे कि के आर वेणुगोपाल समिति का गठन किसने किया गया था। तो के आर वेणुगोपाल समिति का गठन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण हेतु किया गया था। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि शेयर बाजार में चलने वाले बृहद कारोबार को कौन सी संस्था नियंत्रित या विनियमित करती है। तो शेयर बाजार में चलने वाली बृहद कारोबार को सेबी नियंत्रित और विनियमित करती है। नाउ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देखेंगे कि बीमा निगम भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना संसद द्वारा पारित बीमा अधिनियम 1956 के तहत 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। इसकी स्थापना संसद द्वारा पारित बीमा अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। नाउ नेक्स्ट देखेंगे कि भारत की प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार कौन सा बाजार करता है। तो भारत की प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार एनएसई यानी कि राष्ट्रीय शेयर बाजार करता है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध शेयर मार्केट से है। नेक्स्ट देखेंगे एक्चुअरीज शब्द किससे संबंधित है। तो एक्चुअरीज शब्द बीमा से रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्वसनीय प्रतिभूतियां यानी कि रिलायबल सिक्योरिटीज से क्या तात्पर्य होता है। तो ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर पर लाभ हो उनको क्या कहा जाता है, विश्वसनीय प्रतिभूतियां कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ट्रेजरी बिल 3 परिपक्वता अवधियों के लिए अर्थात 91 डेज, 182 डेज या फिर 364 डेज के लिए जारी किए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो भारत में ट्रेजरी बिल कितनी जो परिपक्वता अवधि है कितनी है, तो 91 डेज, 182 डेज या फिर 364 डेज है। नेक्स्ट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या किससे संबंधित है। तो अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं जिसको हार्ड करेंसी भी बोला जाता है से संबंधित है। अब यहाँ पर हम एक देखते हैं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और स्थापना और इसका मुख्यालय कहाँ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जिसे S&P बोला जाता है। इसकी स्थापना 1860 तथा 1941 में पुनर्संगठन हुआ था एंड इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। नेक्स्ट दूसरा देखेंगे मूडीज। मूडीज की स्थापना 909 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। नेक्स्ट है
इसकी जो स्थापना थी वो 1914 में न्यूयॉर्क एवं लंदन में की गई थी। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सी एकमात्र विदेशी कंपनी जो भारत में भारतीय डिपॉजिटरी रसीद IDR, ठीक, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के रूप में सूचीबद्ध है, तो ये है स्टैंडर्ड चार्टर बैंक। ठीक है, तो स्टैंडर्ड चार्टर बैंक भारत में भारतीय डिपॉजिटरी रसीद के लिए सूचीबद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचक यानी कि सेंचुरी इंडेक्स क्या कहलाता है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचक सेंसेक्स कहा जाता है, सेंसेक्स। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे लंदन मनी मार्केट द्वारा लिबोर यानी कि लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट को कब समाप्त किया गया था, तो लंदन मनी मार्केट द्वारा लिबोर को वर्ष 2021 में समाप्त कर दिया गया था। अब लिबोर को समाप्त कर इसके स्थान पर मुख्यतः सोफर सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट का प्रयोग किया जा रहा है। अब नेक्स्ट देखेंगे ISO 9001 2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ISO 901 2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला और विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, तो यहाँ पे भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है IRD, की स्थापना अप्रैल 2000 में की गई थी। नेक्स्ट देखिए किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना कब समाप्त की गई, किसान क्रेडिट कार्ड वर्ष 1998 टू 1990 में प्रारंभ की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना 1998 से 1999 में प्रारंभ की गई थी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि RN मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो RN मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं साख निर्धारण के संबंध में भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग संस्थान कौन सी है, तो साख निर्धारण के संबंध में भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग संस्था क्रिसिल, जो कि 1987 में बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्रिसिल एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अर्थव्यवस्थाओं के साथ कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में कौन सी संख्या सहयोग निधियों का नियमन करती है, तो सेबी भारत में सहयोग निधियों का नियमन करती है। नेक्स्ट देखेंगे सेबी अधिनियम यानी कि सेबी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो सेबी एक्ट वर्ष 1992 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किसका गठन किया, तो सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का गठन किया। अब IRDAI का गठन किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया, तो IRDAI का गठन मल्होत्रा समिति के सिफारिश के आधार पर किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार किसे नियामक शक्ति यानी रेगुलेटरी पावर सौंपी है, तो भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने सेबी को नियामक शक्तियां सौंपी है। अब नेक्स्ट देखेंगे निक्की किसके से संबंधित है, तो निक्की टोक्यो यानी कि जापान स्टॉक एक्सचेंज में अंश सूचकांक से संबंधित है। अब देखिए विश्व के प्रमुख संवेदी सूचकांक,
फर्स्ट जो कंट्री आती है वो आती है यूएसए। संवेदी सूचकांक ये रहा इसका। ये पुराना है, 2021 के अकॉर्डिंग है ये। तो हम देख लेते हैं कि इसमें कंट्री कौन कौन से हैं। जैसे ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, कोरिया है, चीन और सिंगापुर। संयुक्त और यहाँ पर देश यहाँ का देखते हैं, फ्रांस का, जर्मनी, इटली, जापान और हांगकांग और ब्रिटेन का दिया हुआ है। तो विश्व के प्रमुख संवेदी सूचकांक इतने देश हैं यहाँ पर, ठीक। जैसे निक्की जापान का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, पूंजी बाजार तथा उद्योग जगत में प्रतिष्ठित एवं बड़ी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनी कहा गया है। पूंजी बाजार तथा उद्योग जगत में प्रतिष्ठित एवं बड़ी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू सून।